अमेरिका ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है। इस बीच अमेरिका की सेना उन सैन्य ठिकानों पर अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है, तैयारियां तेज कर रही हैं, जहां से ईरान पर हमला करने में आसानी होगी। इस बीच अमेरिका चाहता है कि वो ब्रिटेन के 2 सैन्य ठिकानों का भी इस्तेमाल करे ईरान पर हमले के लिए। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ब्रिटेन ने अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल होने को लेकर मंजूरी नहीं दी है। ब्रिटेन का साफ कहना है कि वो ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने नहीं देगा। तो इसी बड़ी अपडेट पर, बड़ी खबर पर आज हम बात करने वाले हैं। इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर जो नए ताजा घटनाक्रम और आए हैं उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत में कई सारे खास मेहमान जुड़ने वाले हैं, जिनका मैं आपसे परिचय करवा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल राजन कोचर सर, जो रक्षा विशेषज्ञ हैं। इसके साथ ही ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर भी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले हम कोचर सर के पास ही चलते हैं। कोचर सर, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच में तनाव जैसी स्थिति हो गई है। ट्रंप साहब चाहते हैं कि 2 जो सैन्य ठिकाने हैं हिंद महासागर में ही उनकी मौजूदगी है, डिएगो गार्सिया और फेयरबोर्ड एयरबेस, उनका वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटेन इसकी मंजूरी नहीं दे रहा है। आप इस घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक तो अगर आपको एक बैकग्राउंड में अगर मैं ले जाता हूं, बिल्कुल सर। नेटो का जो एक ट्रंप ने नेटो के साथ अपने रिलेशंस को खराब किया और काफी डिफरेंसेस हैं आज नेटो और यूएस में, खास तौर पे रशिया पॉलिसी के लेके। दूसरा है कि अगर आपने देखा होगा कि ग्रेट ब्रिटेन और कनाडा और ये जो 5 आइज कंट्रीज जो बहुत ही क्लोज मानी जाती थी, तो दूरियां बढ़ रही हैं। और खास तौर पे अगर हम इसको भी देखें, ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं और टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं। ट्रंप जो है वो अपने कोई कंसेशन नहीं दे रहा इन कंट्रीज को, उतना ही इनके ऊपर टैरिफ की मार लग रही है जो बाकी नॉन एलाइज की लगनी चाहिए। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी जियोपॉलिटिक्स में, जी। जो आपके एलाइज होते हैं ना, आपको उनको एक स्पेशल स्टेटस आपको देना पड़ता है, बिकॉज वो आपके साथ लड़ेंगे। अब यूक्रेन में अगर आपने देखा है तो यूके भी उतनी हेल्प कर रहा है जितनी यूएस कर रहा है, और एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है इन कंट्रीज का। जब आपके ऑब्जेक्टिव्स कॉमन होते हैं, जब आपके नेशनल इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक दूसरे के साथ हाथ मिला के चलें। और अभी मैं देख रहा हूं एक फ्रैक्चर्ड नेटो में देख रहा हूं, पहली चीज। दूसरी चीज, यूरोपियन यूनियन में भी ट्रंप की वजह से तनाव आ गए हैं। कुछ कंट्रीज अमेरिका के साथ है, कुछ कंट्रीज अमेरिका के साथ नहीं है। और इसीलिए अगर ये जो इंसिडेंट आपने अभी बताया है जी। और इस मॉरिशस का भी इसको मॉरिशस के पास भी एक आइलैंड है, उसकी भी बात हो रही है। तो जब अगर हम ये इंसिडेंट्स देखते हैं तो आपको अंदाजा लग जाएगा। और फिर इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चाइना फैक्टर आ रहा है, और चाइना बहुत एक साइलेंटली काम कर रहा है। और साइलेंटली चाइना, यूके का आप जानते हैं कि इसको ब्रिटिश प्रेसिडेंट जो कितने सालों के बाद चाइना का विजिट हुआ था, आई थिंक 8-9 साल के बाद एक यूके के प्राइम मिनिस्टर ने चाइना को विजिट किया। तो इस तरीके की आप जब डेवलपमेंट्स देखेंगे तो एक जियोपॉलिटिक्स में मैं देखता हूं उथल पुथल इसको हो रहा है। और इसका मेन रीजन अपना यही है कि काफी पॉलिसीज में आई टू आई नहीं हो रहा। और दूसरा एक इंसिडेंट भी हुआ था व्हाइट हाउस में, जब यूके के प्राइम मिनिस्टर इसको विजिट पे गए थे, तो वहां पे ट्रंप ने उनको एक सही तरीके से उनको ट्रीट नहीं किया था, जैसे एक हेड ऑफ स्टेट को ट्रीट करते हैं। और काफी व्यंज वगैरह इस टाइप की सरकाज़म जो स्टेटमेंट्स जो उनकी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिली थी। तो इसलिए मैं देख रहा हूं कि अभी जिस टाइप का एक क्लोजनेस होनी चाहिए, या एक बॉन होमी, हम जैसे अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको बॉन होमी होनी चाहिए
यूके और यूएस में वो दिखाई नहीं देती। बिल्कुल कोचर सर, देवनाथ सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवनाथ सर, अभी जो अमेरिका चाहता है कि वो हिंद महासागर के जो दो सैन्य ठिकाने हैं उनका इस्तेमाल करना चाहता है ईरान पर हमले करने के लिए, और कहा जा रहा है कि ब्रिटेन की ओर से इनकार किया जा रहा है। वो दो सैन्य ठिकाने कौन से हैं मैं बता देता हूं। डिएगो गार्सिया एक का नाम बताया जा रहा है, दूसरे का नाम फेयरबोर्ड एयरबेस है। और अमेरिका चाहता है कि वो इसका इस्तेमाल करे, लेकिन ब्रिटेन मंजूरी नहीं दे रहा है और इसकी वजह से ट्रंप नाराज भी बताए जा रहे हैं। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को इन दोनों ठिकानों के बारे में बता दीजिए, सैन्य ठिकानों के बारे में। जी हाँ, हुआ ये कि दियागो गार्सिया जो है, अमेरिका ने और इंग्लैंड ने जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो एक एक करके दुनिया के सब देशों को आज़ाद करना शुरू किया इंग्लैंड ने। तो ऐसे समय में अमेरिका के कहने पर इंग्लैंड ने 2 या 3 द्वीपों को अपने पास रखा और उनको आज़ाद नहीं होने दिया। अभी भी इन द्वीपों को सबको सेमी ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया है। तो इसके तहत ये द्वीप जो हैं अपना जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वहाँ पे जो भी मिलिट्री फैसिलिटी है जो कि इंग्लैंड ऑपरेट करता है, अमेरिका ऑपरेट करता है, उनके ऊपर जो मिलिट्री एरिया है उसके ऊपर उसको इंग्लैंड का ही सोवेरिन हिस्सा माना जाता है। तो इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर इस्तेमाल करें तो जैसे दिएगो गार्सिया है, उसमें जो मिलिट्री फैसिलिटी है उसमें अभी तक इंग्लैंड का ही आधिपत्य है। अब इंग्लैंड को दिक्कत क्या आ रही है ये समझना पड़ेगा। यूके के प्राइम मिनिस्टर जब स्टॉर्मर दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, चीन अभी गए थे जैसे जनरल कुचर ने बताया, तो अब इंग्लैंड के जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं उनको एक बहुत ही डेलिकेट डबल वॉक करनी पड़ रही है। उनको मालूम है कि इंग्लैंड की जो पूरी आर्थिक डिपेंडेंसी है वो अमेरिका पर है, लेकिन इसी अमेरिका पे जो डिपेंडेंसी है उससे उस शिकंजे से निकलने के लिए वो अब आस्ते आस्ते अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चीन जैसा देश बहुत बड़ा फैक्टर है, अफ्रीका के देश बहुत बड़े फैक्टर हैं, और अफ्रीका के देश नहीं चाहते, चीन भी नहीं चाहता कि हिंद महासागर में उपस्थित इन मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल करके अमेरिका अपने B-2 बॉम्बर्स को ईरान तक भेजे। इसकी एक कारण ये भी है कि इंग्लैंड में जब भी कोई नया प्रधानमंत्री आता है, उनके शुरुआती दिनों में वो हमेशा थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ सेंटर भाव दिखाते हैं। इंग्लैंड में मैं बता दूं कि ज़्यादातर जो सरकारें आती हैं हल्का सा राइट ऑफ सेंटर होती हैं, यानी वो अमेरिका की तरफ झुकाव होता है, कैपिटलिस्ट की तरफ झुकाव होता है, पूंजीवादियों की तरफ झुकाव होता है। लेकिन स्टार्मर जो हैं जब से आए हैं वो थोड़ा सा लेफ्ट ऑफ सेंटर, यानी समाज के पिछड़े वर्ग, माइनॉरिटीज, इनको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी इसी परिभाषा में अफ्रीका के देश आ जाते हैं। अफ्रीका के ये देश, ग्लोबल साउथ के देश, कतई नहीं पसंद करते कि हिंद महासागर के इन द्वीपों का इस्तेमाल करके अमेरिका दुनिया में अपनी दादागिरी को बढ़ाए। जी बिल्कुल, कोचर सर के पास चलेंगे। कोचर सर, हम अमेरिकी हमले की बात कर रहे हैं जो कि संभावित हमला है, किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो भविष्य में पता चलेगा। अगर ईरान पर अमेरिका हमला करता है, उसकी वायुसेना हमला करती है, तो वो कौन कौन से सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल कर सकती है? जैसे जो मध्य पूर्व में उसके सैन्य ठिकाने हैं वहां का इस्तेमाल तो करेगी ही, जैसे जॉर्डन में हो गए, कतर हो गए, सऊदी अरब में जो सैन्य ठिकाना है वहां का इस्तेमाल कर सकती है वो। तो और कौन कौन से ठिकाने हो सकते हैं और हमले का स्वरूप कैसा हो सकता है, जरा उसके बारे में आप बताइए। देखिए, अगर एक ऑपरेशनल आर्ट हम इसको बोलते हैं कि एक लड़ाई को किस तरीके से आपको लड़ना चाहिए और वो लड़ाई कैसे अनफोल्ड होगी। पहले क्या होता था, जब हम पुरानी लड़ाइयों को स्टडी करते थे, हम इसको पहले देखते थे कि एक एयर पावर इस्तेमाल होता था। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन देवनाथ अपने हवाई जहाज में बैठ के फ्लाई करते थे और अटैक करते थे।
तो वो एयर पावर होता था। उसके बाद आपके ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च होते थे। और अब इसको लड़ाई का रुख टोटली एक्चुअली बदल चुका है। और फिर हम रशिया को भी क्रिटिसाइज करने लग गए यूक्रेन की लड़ाई में कि रशिया ने अपना एयर पावर क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो इसको रशिया ने बहुत बाद में, इसको लड़ाई के बहुत बाद में एयर पावर इस्तेमाल किया, उसको मिसाइल्स और ड्रोन्स और साइबर, है ना, इस टाइप का। तो अब मैं यूएस का मैं देखता हूं कि सबसे पहले होगा साइबर अटैक, एक नियर ब्लैकआउट, और जितने भी एयर डिफेंस के सिस्टम्स हैं उनको इनफेक्टिव करने की कोशिश की जाएगी कि उनके मिसाइल्स अगर आते हैं या उनके ड्रोन्स आते हैं तो उनका एयर डिफेंस उसको रोक ना पाए। पहला तो ये होगा जी। और एक ब्लैकआउट जैसी स्थिति इसको पैदा की जाएगी। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट फेज होगा, जैसे हम इसको फेज 1 बोलते हैं। नेक्स्ट फेज 2 में आप ये देखेंगे कि ड्रोन्स और मिसाइल्स का इस्तेमाल होगा। और ड्रोन्स कैसे इस्तेमाल होगा कि उसका एक स्वॉर्म ड्रोन टेक्निक या एक स्वॉर्म ड्रोन की स्ट्रेटजी इस्तेमाल होगी। 50-50, 70-70 के ग्रुप में आपके ड्रोन्स अपना भेजे जाएंगे। उससे एक्चुअली क्या होगा, जो एयर डिफेंस सिस्टम फंक्शनल है अब उनको सैचुरेट किया जाएगा। उनको जो है, उनके जो इंटरसेप्टर्स है उनको खत्म किया जाएगा कि भाई इनके पास इंटरसेप्टर्स ही ना बचे। तीसरे फेज में हम इसको मिसाइल्स देखेंगे। इनके पास टोमाहॉक की मिसाइल्स हैं और जो बहुत इफेक्टिव हुई थी जब 12 दिन की लड़ाई हुई थी। हमने देखा टोमाहॉक इसको मिसाइल्स को भी काफी हद तक इन लोगों ने इस्तेमाल किया था। और ये बिल्कुल प्रिसिशन म्यूनिशन है, बिकॉज इनका सर्कुलर एरर ऑफ प्रोबेबिलिटी 3 मीटर से भी कम है। तो जैसे हम इसको देखेंगे तो ये अपने टारगेट को मिस नहीं करती। अच्छा, ये लगाई जाएगी तो जब काफी, और टारगेट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी यहां पे कि बूट्स ऑन ग्राउंड तो है नहीं इस लड़ाई में जी। तो, और जो आपका एयर पावर है वो एयर पावर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेगी अमेरिका, अब पहले अपना ये चीजें निकालेगी। और टारगेट्स क्या लिए जाएंगे इसको, जैसे मैंने आपको बताया एयर डिफेंस के आपके सिस्टम नष्ट हो जाएंगे। फिर आपके कमांड कंट्रोल सेंटर्स, जहां पे इनके हेडक्वार्टर्स हैं, जहां पे इनका जो रेवोल्यूशनरी गार्ड हेडक्वार्टर्स है, बिकॉज आज अगर ईरान टिका हुआ है, ईरान में और उसके लीडर्स टिके हुए हैं, तो वो है आपका रेवोल्यूशनरी गार्ड की ताकत। उनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा, इंटेलिजेंस भी साइड बाय साइड अपनी चलती रहेगी और ये कोशिश की जाएगी कि जो इनके लीडर्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, उनको टारगेट किया जाए। पेजेश्कियान को खत्म किया जाए, खुमैनी को खत्म किया जाए, इनका डिफेंस मिनिस्टर को खत्म किया जाए। तो इस टाइप के जब आपके पॉलिटिकल लीडर्स और मिलिट्री कमांडर्स के ऊपर, जैसे रेवोल्यूशनरी गार्ड का मिलिट्री कमांडर को आप खत्म करेंगे। अभी इसका रिसेंटली जब एक स्ट्राइक हुआ था यूएई में, तो खास तौर पे रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो एक कमांडर था उसको खत्म किया था। तो इस टाइप का मोसाड और सीआईए दोनों मिलकर काम करेंगे और जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको खत्म किया जाएगा, मिलिट्री लीडर्स को। जब आप ये एक्चुअली करते हैं तो आप क्या हासिल करते हैं, आप दुश्मन का मुराल खत्म कर देते हैं, लड़ने की क्षमता आधी हो जाती है। तो इस टाइप के अटैक्स होंगे और लास्ट में, सबसे एंड में आपके अपने B-2 और B-52 बॉम्बर्स इस्तेमाल किए जाएंगे जब उनका पूरा एयर डिफेंस खत्म हो चुका होगा और बॉम्बर्स को कोई भी रोक नहीं सकते, बिकॉज ये बॉम्बर एक बहुत हाई वैल्यू एसेट है। और आप इसको, एक भी बॉम्बर को अगर उसको ईरान ने नष्ट कर दिया तो एक साइकोलॉजिकल ब्लो होगा इसको अमेरिका के लिए। अमेरिका चाहेगा उनको सबसे लास्ट में यूज करना, और जब आपकी पूरी एयर डिफेंस आपकी खत्म हो चुकी होगी और आपके पास कोई क्षमता नहीं होगी उनके बॉम्बर्स को टारगेट करने के लिए, जैसे कि हमने 12 दिन की लड़ाई में देखा, तो उस टाइप की सिचुएशन में आपको किया जाएगा। और एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड, नेवल ब्लॉकेड तो ऑलरेडी है, बिकॉज
कोई रीइंफोर्समेंट अंदर आने से पॉसिबल नहीं है। अगर रशिया भी उस टाइम पे रीइंफोर्समेंट भेजना चाहेगा और चाइना भी भेजना चाहेगा तो उसको इंटरडिक्ट कर दिया जाएगा, उसको पॉसिबिलिटी कोचर सर, नहीं। ईरान के पास जो नौसेना है वो कितनी ताकतवर है? कोई देखे जी, उनके पास स्पीड बोट्स है, ज्यादातर उनके पास डिस्ट्रॉयर्स तो है ही नहीं है खास तौर पे, और उनके पास ये स्पीड बोट्स है। स्पीड बोट्स का मतलब है कि अगर कोई लिमिटेड काइंड ऑफ स्ट्राइक अगर आपको एक एक ओशन में करनी है, सी में करनी है, रिवर में करनी है, उस टाइप की स्ट्राइक्स, जैसे कि आपने इस कहीं पर भी इसको मूवमेंट को अगर रोकना है, अगर आपके ऊपर अगर कोई ये जो बोट्स आती हैं अटैक करने के लिए, तो आप उसको एक लिमिटेड तरीके से रोक पाएंगे। ईरान के पास नेवल पावर तो है ही नहीं, और उसका जो शिप बिल्डिंग भी नहीं है ईरान में, कोई भी जो आपका इकोसिस्टम नहीं है अंदर, जो शिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए। एयरफोर्स भी बहुत लिमिटेड है। आप जानते हैं उनके पास पुराने F5 F6 के जो विमान है, जो उस टाइम पे 1979 से पुरानी विंटेज के, जब उस टाइम पे अमेरिका के साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। तो और अभी ईरान के पास सुकोई 30 मार्क 1 अल्फा आए हैं। इसको पहले नहीं थे उनके पास, बट अभी इस 12 दिन की लड़ाई से कुछ दिन पहले और उसके बाद में इसको रशिया ने सप्लाई किए हैं। तो ये इसको विमान उनके पास आ चुके हैं, तकरीबन 1 या 1.5 स्क्वाड्रन है, उससे ज्यादा भी नहीं है। तो इसको जो मेरा ये मानना है कि आज जो ताकत ईरान की है उसकी नेवी में नहीं है, उसकी एयरफोर्स में नहीं है। जो भी ताकत आज अगर आपको ईरान से डर लग रहा है वो उनकी मिसाइल्स में है, बिकॉज ईरान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम पिछले 20 साल से, जो भी पैसा था ईरान के पास, बिकॉज पैसे की कोई कमी नहीं है, मिसाइल्स को मैन्युफैक्चर किया। आज ईरान में मिसाइल्स मैन्युफैक्चर होती है, चाइना भी उनकी मदद करता है, टेक्नोलॉजी चाइना से आती है। एक उनकी मिसाइल है खुर्रमशहर, वो 2000 से ऊपर किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है। इसका मतलब इजराइल का कोई भी एरिया आपका बचा नहीं है, और उसके पास एक न्यूक्लियर डिलीवरी की भी क्षमता है। इसलिए अमेरिका डर रहा है, क्योंकि अभी किसी को नहीं पता ईरान के पास के एटम बॉम्ब या इसको न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर वेपन है कि नहीं। और इसको यह भी हो सकता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन ईरान के पास हो, बिकॉज ये जानकारी आपको ओपन मीडिया में नहीं मिलेगी, और कोई भी देश है ये इसको बहुत ही सीक्रेट रखता है, और इसको किसी को भी खबर नहीं होती। IAEA की इंस्पेक्शन भी 2 साल से ईरान में नहीं हुई है, तो कोई आउटसाइड एजेंसी भी नहीं आ पा रही है ईरान में इसको चेक करने के लिए कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कौन से स्टेज तक है। ये खाली इंटेलिजेंस जो है आपका मोसाड है, और ये इसको लोगों को खरीद के ये इंफॉर्मेशन हासिल करता है। तो मुझे लगता है, मैं इसको अगर अपने इसको समराइज करूं, कि ईरान ज्यादा नुकसान इसको नहीं पहुंच पाएगा। प्रोपेगेंडा बहुत चल रहा है कि हम ये कर देंगे, हम आपके एयरक्राफ्ट कैरियर को गिरा देंगे। उनके पास क्षमता नहीं है उसके एयरक्राफ्ट कैरियर को कुछ करने की। उसके पास है बैलिस्टिक मिसाइल, पर वो शायद वहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। और इसको मुझे ऐसा लग रहा है कि इसको लिमिटेड डैमेज होगा, इसको यूएस को और इसको ईरान को मैक्सिमम डैमेज होगा। बट इसको एंड लाइन मेरी ये है कि डैमेज के बाद भी आप ईरान का जो विल पावर है आप उसको खत्म नहीं कर पाएंगे। अगर वो उसको न्यूक्लियर बॉम्ब अपना बनाना चाहते हैं, उसको आप नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज ये लड़ाई एक ऐसे स्टेज तक पहुंचेगी जब अमेरिका इसको सब कुछ तहस नहस करना चाहेगा ईरान को, कि ईरान अपने घुटने टेक दे। पर जिस तरह की लीडरशिप है ईरान में और जिस तरीके की सिविलाइजेशनल सोसाइटी है, मुझे लगता नहीं कि ईरान अपने घुटने टेकेगा।
बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलते हैं। देवनाथ सर, अभी जो कोचर सर ने बताया ईरान की नौसेना के बारे में, ईरान की वायुसेना के बारे में, उसमें अगर आपको जोड़ना चाहें, इसके साथ ही एक सवाल भी आपसे होगा। वो सवाल ये है कि हम डिएगो गार्सिया और फेयरबोर्ड एयरबेस की बात कर रहे थे, सैन्य ठिकाने की बात कर रहे थे। जब मध्य पूर्व में अमेरिका के पास बहुत सारे सैन्य ठिकाने पहले से हैं, जैसे मैं देख पा रहा हूं, उसके पास टर्की में है, इराक में है, कुवैत में है, जॉर्डन में है, सऊदी अरब में है, यूएई में है, ओमान में है, तो फिर उसे यहाँ वाले सैन्य ठिकाने की क्यों जरूरत पड़ रही है हिंद महासागर में जो मौजूद हैं? हाँ, वैभव जी, होता ऐसा है कि आ, जैसे अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स हैं, B-2 बॉम्बर्स हैं, इनको डिप्लॉय करने के लिए जो होस्ट कंट्री है उनको पहले एग्री होना पड़ता है। तो सऊदी अरेबिया में एक एयरबेस होने का मतलब ये नहीं कि बस अमेरिका कोई भी जहाज वहां ले जा सकता है। पहले अमेरिका को सऊदी अरेबिया की सरकार से एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ती है कि ये जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, B-2 बॉम्बर्स या B-52 बॉम्बर्स वहां डिप्लॉय कर सकते हैं। एक और रीजन ये है कि ये B-2 बॉम्बर्स या B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ये लॉन्ग रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। इनकी जो काम करने का तरीका होता है कि ये 30,000, 40,000, 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के वायुसीमा में प्रवेश करते हैं। तो जैसे अगर एक सेकंड के लिए सोचा जाए कि वो अबू धाबी, कतार, कुवैत, ओमान, इराक, इनके एयरबेस से टेक ऑफ करता है एक B-52 थ्योरेटिकली, तो वो ईरान की सीमा में प्रवेश जब करेगा तो उसकी हाइट महज 5,000, 10,000 फीट और क्लाइंबिंग है। मतलब अभी भी वो 20,000, 30,000, 40,000 फीट पर नहीं पहुंचा है। तीसरी बात है सर्वाइवेबिलिटी। जैसे जनरल कोचर ने बताया, देखिए, अगर एक यूएस आर्म फाइटर शॉट डाउन होता है युद्ध में, समझिए एक F-16 या F-35 शॉट डाउन होता है, तो उससे हल्ला होता है। लेकिन अगर B-52 या B-2 को जमीन पर ही नुकसान पहुंच जाए, एक B-52 कुवैत में डिप्लॉय हो गया, एक B-2 बॉम्बर जो है वो इराक में डिप्लॉय हो गया, और ईरान ने अपनी जमीन से जमीन पर मार करने वाली जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, ईरान के पास सैकड़ों हैं जो कि 200-400 किलोमीटर तक जा सकती हैं, और उस B-52 को इराक की धरती पर नष्ट कर दिया, या B-2 को कतार के दोहा के पास जो एयरबेस है वहां नष्ट कर दिया, वो ये एक भयंकर किरकिरी हो जाएगी। तो स्ट्रेटेजिक जो वेपन्स होते हैं उनको हमेशा दुश्मन के जमीन से जमीन पर मार करने वाले जो सिस्टम्स हैं उनकी जद्दोजहद, उनकी रेंज से बाहर रखा जाता है। अगर हम याद करें, पिछले बार भी जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ था, तो जो B-2 बॉम्बर्स जिन्होंने आके 12वें युद्ध के 12वें दिन बॉम्बिंग की थी ईरान के ऊपर, वो अमेरिका से उड़कर इंग्लैंड में आए, इंग्लैंड से रिफ्यूलिंग करके वो पहुंचे ईरान पर बॉम्बिंग करने के लिए। अमेरिका इस तरह की स्ट्रेटेजिक एसेट्स को किसी भी अरब मुल्क में डिप्लॉय नहीं करता है। जी बिल्कुल। देवनाथ सर, उस सवाल का जवाब भी दे दीजिए कि ईरान की नौसेना और वायुसेना कितनी ताकतवर है, कितनी कमजोर है? हाँ, देखिए, ईरान की जो नौसेना है वो ना के बराबर है। ईरान की नौसेना जो है वो ज्यादातर, जैसे हम बोलते हैं ना, कोस्ट गार्ड, उनके पास कोई भी बड़ा युद्धपोत नहीं है। जैसे जनरल कोचर अभी बता रहे थे, उनके पास कोई भी डिस्ट्रॉयर, क्रूजर या फ्रिगेट नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर तो है ही नहीं। उनके पास नौसेना में जितने हैं वो सब जो फास्ट स्पीड बोट्स होते हैं या पेट्रोल बोट्स होते हैं, उन पर उन्होंने सरफेस टू सरफेस मिसाइल लगा लिए हैं। और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल जो हैं, इनकी रेंज भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। जो ये पेट्रोल बोट्स पर ईरान की नेवी ने जो मिसाइलें लगा दी हैं, इनकी रेंज अमूनन 40 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं होती है रेंज। उनकी एयरफोर्स भी ना के बराबर ही है। उनकी एयरफोर्स में कोई भी फाइटर विमान ऐसा नहीं है जो कि नया हो। 1979 में जब ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था, तो उसके पहले उनके पास
अमेरिका द्वारा दिए F4 फाइटर विमान थे, 4, 5, 6, 8 अभी बचे खुचे हैं, टूटे फूटे हालत में उड़ाते हैं। F14 विमान भी उनके पास थे, कोई 30 या 40, उन्हीं को बार बार ठीक कर करके उड़ा रहे हैं, लेकिन वो F14 के भी उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। और उनमें जो एयर टू एयर रडार हैं वो 70 के दशक की टेक्नोलॉजी है, 80 के दशक की टेक्नोलॉजी है। और उसमें जो एयर टू एयर मिसाइल लगे हैं F14 जो ईरानियन एयरफोर्स में हैं, वो भी बहुत ही रूडिमेंट्री हैं, उनकी रेंज भी बस 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर टाइप है। तो एयर टू एयर कॉम्बैट में वो यूएस एयरफोर्स या यूएस नेवी के शिप हवाई जहाज F-35 या उनके जैसे एमराम एयर टू एयर मिसाइल हैं जो कि 120-140 किलोमीटर से शूट डाउन कर सकते, कहीं नहीं टिकते हैं। तो अभी उनके पास लड़ने के लिए अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है, करेगा नहीं, लेकिन अगर अमेरिका जमीनी हमला करता है तो ईरान की 6 लाख की आर्मी है। लेकिन उनके पास भी जो टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो सब पुराने हैं, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने। रूस ने कुछ दिया हुआ है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटेड या कंप्यूटर कंट्रोल नहीं है। ईरान के पास सिर्फ एक ही ताकत है जो कि अच्छी है, वो है ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड। ताकत करीबन 1,75,000 है। ये बहुत लॉयल हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं। आयतुल्लाह खुमानी के प्रति उनकी एक व्यक्तिगत निष्ठा होती है और इनको तभी भर्ती किया जाता है IRG में जब उनको ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देती है। ऐसा नहीं है कि बस रिटन टेस्ट दिया और इंटरव्यू दिया और ज्वाइन किया। उनको उन्हीं घरानों से, उन्हीं तबकों से या उन्हीं कस्बों से चुना जाता है जहां पर आयतुल्लाह खामेनी के प्रति एक व्यक्तिगत लॉयल हवा हो। और उनकी ताकत जाहिर बात है 3000 से ज़्यादा ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाले रॉकेट्स एंड मिसाइल्स हैं। 2000 किलोमीटर दूर इजराइल है, पिछले बार भी उन्होंने 300-600 लॉन्च किए थे, पहुंच गए थे इजराइल। और ज़्यादातर अमेरिकन बेस जो है गल्फ ऑफ पर्शिया है, पर्शियन गल्फ के आसपास हैं, कुवैत में, इराक में, अबू धाबी, सऊदी में, इन सब की डिस्टेंस ईरान से महज 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर है। तो इस तरह के मिसाइल्स तो ईरान के पास हजारों हैं, 1000 है या 2000 हैं। और युद्ध की स्थिति में वो दर्जनों एक साथ या जरूरत पड़ने पे सैकड़ों एक साथ लॉन्च करेगा, जो कि अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम जैसे पेट्रियट है या थार्ड है उनको पेनिट्रेट कर जाएंगे। देखिए, एक सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी। पैट्रियट मिसाइल, अगर ईरान 100 मिसाइल लॉन्च करेगा तो पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम उनमें से कितने को शूट डाउन कर देगा? 12, 24, क्योंकि इससे ज्यादा लॉन्चर पर होते नहीं हैं। ऐसा नहीं होता है कि लॉन्चर पर एक साथ 200 पैट्रियट मिसाइल माउंटेड होते हैं, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। इसी तरह से एक थार्ड के लॉन्चर में एक बार कितने मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लोडेड होते हैं? 4, 8, 12, चलिए 2 अलग अलग बैटरीज है तो 24। तो ईरान अगर सैकड़ों जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें, समझिए UAE, दोहा, कतार की तरफ लॉन्च कर देता है, तो उसमें से 10-20, 1-2 दर्जन तो जमीन तक, अमेरिकन बेस तक, चाहे मिलिट्री बेस हो, नेवल बेस हो या एयर बेस हो, उसके रनवे तक पहुंच ही जाएंगे। जी बिल्कुल देवनाथ सर, आपने और कोचर सर ने जैसा कि बताया कि ईरान के पास ना तो बहुत अच्छी नौसेना है और ना ही बहुत ज़्यादा ताकतवर वायुसेना है। उसकी ताकत है रॉकेट्स में, मिसाइलों में, और वहाँ की जो IRGC है। अगले पड़ाव की ओर चलते हैं अपनी इस बातचीत के, और अगला पड़ाव है एक रिपोर्ट को लेकर। देवनाथ सर, CNN की एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले हफ्ते से पहले ही हमला हो जाएगा अमेरिका का ईरान पर। इसी हफ्ते हमला होगा, रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। बस आखिरी मंजूरी मिलना बाकी है ट्रंप साहब से। और एक इस रिपोर्ट में यह भी खुलासा किया गया है कि मध्य पूर्व में अमेरिका ने 2003 के बाद सबसे बड़ी वायुसेना अपनी तैनात की है। इराक युद्ध के बाद वाली अब जाकर सबसे बड़ी वायुसेना तैनात की है। इसके क्या मायने हैं और इस रिपोर्ट से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप दोनों? कोचर सर से शुरू करेंगे। कोचर सर, देखिए, जमावड़ा तो हो चुका है,
उसको आर्माडा आ चुका है, सारे वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन लगा दिए गए, मिसाइल्स को आर्म कर दिया गया है, ये हवाई जहाज स्टैंड 2 पे हैं, और पूरा जो आपके जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं और इसके रिहर्सल्स भी साथ साथ उनके चल ही रहे हैं। प्लान्स की वॉर गेमिंग हो चुकी है और कंटिजेंसी प्लान्स भी बन गए। पाकिस्तान के देखिए आप, जो इस डिस्कशन में मैं पाकिस्तान को लेके आना चाहता हूं थोड़ा। इस पाकिस्तान के साथ भी कुछ बातचीत चल रही थी कि खास तौर पे जब आपके B-2 और B-52 बॉम्बर्स होते हैं उनको रिफ्यूलिंग के लिए, और जब वो एक बार अटैक करके आएंगे तो उनको वापस भी जाना पड़ता है अब ये अपने बेस के ऊपर, उसके लिए आपको रिफ्यूलिंग की जरूरत होती है। तो एक टाइम पे इस पाकिस्तान के भी इसको एयरबेस इस्तेमाल हो सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी वहां पर भी है। और इसको मुल्ला मुनीर से शायद इसके ऊपर डिस्कशन भी हो चुका है। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं है, पाकिस्तान मना नहीं कर पाएगा। दूसरा है कि ये जो अमेरिका की कुछ डोमेस्टिक कंपल्शंस नजर आ रही है कि अभी तक अमेरिका ने अटैक क्यों नहीं किया, और बार बार डोनाल्ड ट्रंप धमकियां दे रहे हैं। अब लेटेस्ट धमकी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि 2 या 3 दिन में ड्राफ्ट प्लान तैयार होना चाहिए इसका, जो आपकी न्यूक्लियर का, कि आप अपनी न्यूक्लियर को पीसफुल पर्पसेस के लिए आपका प्रोग्राम आपका बनेगा, और आपका एक न्यूक्लियर वॉरहेड्स नहीं बनेंगे। उसके लिए आपको जो एनरिचमेंट है वो आपको 20% से कम करना पड़ेगा। तो यहां पे बात अटकी हुई है, और जैसे ही ये एग्रीमेंट हो जाती है, अगर इसको लड़ाई नहीं होगी, और इसको अमेरिका इसको ईरान को एक लंबा टाइम दे रहा है, और इसको ईरान भी लंबा इसको खींच रहा है, बिकॉज जितना इस लड़ाई को देखिए, आपको एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जितने आप इस अपने ट्रुप्स को अगर वहां पे इसको ला देते हैं और वो अपना वेट करते रहते हैं, तो एक मेंटल फटीग और आपका लॉजिस्टिक स्टेमिना, ये 2 चीजें हैं जो आपकी डिप्लीट होती रहती है। बिकॉज अगर ट्रुप्स को अगर आपने डिप्लॉय कर दिया लड़ाई के लिए, और 2-2, 3-3, 4-4 महीना आपने उसको लड़ाई को आपने ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, तो ट्रुप्स का भी एक फ्रस्ट्रेशन आती है। और मैं आपको एक फर्स्ट हैंड एग्जांपल देता हूं पराक्रम का, और मैं उस टाइम पे राजस्थान बॉर्डर पे था। हम पूरी तैयारी से गए थे कि पाकिस्तान के अंदर हम घुस जाएंगे, और हमारी एक सिचुएशन ऐसी भी थी कि हमने प्री एम्प्टिव करना था, पाकिस्तान तैयार नहीं था, पर हमको ऑर्डर नहीं मिले, और हम 1 साल तक बॉर्डर पे थे, और 1 साल के बाद हम वापस आए। तो वो एक साइकोलॉजिकली भी एक फौज के लिए अच्छा नहीं होता है कि लड़ाई के लिए आप गए और आप लड़ाई बिना वापस आ गए। तो इसको अमेरिका, यू सी अल्टीमेटली अमेरिका, ये एग्रीमेंट अगर और 10 दिन में साइन नहीं होती है, आप अगर मान के चलिए, तो मुझे लगता है स्ट्राइक होगा, और इसको अमेरिका इसमें रुकने वाला नहीं है। जो भी कॉन्सिक्वेंसेस आप इसको मान के चलिए कि वो जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल अंदर आ जाएगी और सैचुरेशन हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। देखिए, जब आप इतना स्ट्राइक्स करेंगे, 90% उनके जो मिसाइल लॉन्चिंग साइट से आप उसको खत्म कर देंगे। जैसे अमेरिका को हल्के मान के मत चलिए कि भाई जो अगर स्ट्राइक होगा, अमेरिका ने अभी तक पूरी इंटेलिजेंस हासिल कर ली होगी कि इनके लॉन्चिंग साइट कहाँ है, और बिकॉज आजकल तो आपके पास सैटेलाइट से आपके पास ये चीज है, तो आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इसको अमेरिका उनकी ऑलमोस्ट 90% मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स को खत्म कर देगा। उनके पास एक लिमिटेड स्कोप होगा, एक लिमिटेड डैमेज के लिए, उससे ज्यादा डैमेज नहीं होने वाला है। अब ये तो टाइम ही बताएगा, हम लोग तो इसको भविष्यवाणी ऐसे नहीं कर सकते, बट एक लॉजिकल, एक अगर हम इस पे एनालिसिस करें तो एक लिमिटेड डैमेज
मैं मान के चल रहा हूं अमेरिका का डैमेज होगा, ऐसे तो नहीं है कि कोई डैमेज नहीं कर पाएंगे, लिमिटेड डैमेज होगा, और खास तौर पे इजराइल का डैमेज ज्यादा होगा, मुझे ये लग रहा है कोचर इसमें। सर, एक हाँ, आखिरी सवाल भी आपसे रहेगा। जैसे हम ओके। 2003 की बात कर रहे थे, जब अमेरिका इराक में घुसा था और कुछ ही दिनों के बाद वहां का शासन गिर गया था, सत्ता गिर गई थी, सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया। उसके बाद फिर क्या कुछ हुआ सबको पता है, इराक पूरी तरह से गृह युद्ध में चला गया और वहां अभी भी वैसी स्थिति बनी हुई है। क्या इराक के ईरान के इराक बनने की संभावना आपको नजर आती है थोड़ी बहुत भी? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आप इसको देखिए कि इसको इराक किस टाइप का देश था और अब किस टाइप का देश है। यहाँ पे एक सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, जिस टाइप के आपके लोग हैं आज वो यूनाइटेड हो जाएंगे अमेरिका के अगेंस्ट। और इराक में जो ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, बिकॉज इराक में काफी इंटरनल फ्रैक्चर थी वहां पे सोसाइटी, और काफी टेररिस्ट ग्रुप्स वहां पे काम कर रहे थे, आईसिस था और भी इसको बाकी आपके टेररिस्ट ग्रुप्स थे। अब इसको ईरान में आप ये चीज नहीं देख रहे, बिकॉज ईरान में और कोई टेररिस्ट ग्रुप है ही नहीं। अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, आप उसको टेररिस्ट बोलिए या कुछ बोलिए। तो इसको मुझे नहीं लगता कि हम जब काफी डिस्कशन में ये बातचीत होती है, एनालिसिस होता है कि ईरान और इराक विल इट बी द सेम, आई डोंट थिंक इट विल बी द सेम, बिकॉज क्या वो इसकी सर कोचर सर कोई भौगोलिक वजह भी हो सकती है? क्योंकि इराक में सपाट इलाका था, ईरान में पहाड़ी इलाके बहुत ज्यादा हैं, सुरंगें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, ये सब भी वजह हो सकती है? देखिए वैभव जी, इसको यहाँ तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो आ नहीं रहे ना, तो जी जो टेरेन जो है वो इतना ज्यादा रोल नहीं प्ले करेगा। मैं जो आप बोल रहे हो उसमें लॉजिक है, बिकॉज एक ग्राउंड फोर्सेस को ऑपरेट करने के लिए एक ऐसा अपना टेरेन चाहिए होता है जो आपका खुला हो, और जिसमें कैमोफ्लेज और कंसीलमेंट और ये माउंटेन्स और इस टाइप की चीजें कम हो, बिकॉज माउंटेन्स हमेशा एडवांटेज देते हैं डिफेंडर को। जो भी डिफेंडर होता है उसकी एक ऑब्जर्वेशन और फायर से वो आपको दूर से ही आपके ऊपर हमला कर सकता है। तो इसको मुझे, बिकॉज ट्रम्प बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं लेके आएगा, वो अपनी इसको इराक वाली गलती रिपीट नहीं करेगा, अफगानिस्तान वाली गलती रिपीट नहीं करेगा, बिकॉज बूट्स ऑन ग्राउंड होंगे तो बॉडी बैग्स होंगे, लोग मारे जाएंगे उसके, और वो शायद उसकी पब्लिक को एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो सिचुएशन इसको ईरान में नहीं आने वाली, इसीलिए रिजाइम चेंज के चांसेस बहुत कम है ईरान में, बिकॉज जी जब तक लोग नहीं चाहेंगे रिजाइम चेंज करना, इसको ईरान में नहीं होने वाला है। बिल्कुल, जैसा कि कोचर सर ने बताया, अपने दर्शकों को बता दें कि इराक में जब अमेरिका युद्ध लड़ने गया था तो उसे बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उसके 4000 से ज्यादा सैनिकों की मौत हुई थी पूरे इराक युद्ध के दौरान जब वहां पर वो मौजूद था। अभी भी वहां पर वो मौजूद है, उसकी सेना की टुकड़ियां मौजूद हैं। देवराज सर के पास चलते हैं। देवराज सर, आपको कितनी संभावना नजर आती है? क्या ईरान इराक जैसा बन सकता है? अमेरिका वहां पर भी जैसे सद्दाम हुसैन को हटा दिया था वैसे यहाँ पर खामनेई साहब को हटा दिया जाए, ऐसी कोई संभावना बन सकती है? वैभव जी, अगर खामेनी को हटाना है जैसा इराक में किया गया, तो जाहिर बात है कि दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि अमेरिका को अपने कमांडोज को भेजना पड़ेगा, जैसे वेनेजुएला में उसने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर के रास्ते से डेल्टा फोर्स को भेजा। बिल्कुल। अब डेल्टा फोर्स और ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर हैं कहां पर? ये हैं कतार में, ये हैं कुवैत में। अब वहां से तेहरान 700 किलोमीटर की दूर है। तेहरान जो है वो ईरान के उत्तरी भाग में है। तो वेनेजुला में एडवांटेज था। एयरक्राफ्ट कैरियर से डेल्टा फोर्स ने हेलीकॉप्टर में टेक ऑफ किया। महज 11 मिनट में वो कराकास पहुंच गए। निकोलस मदुराई को उसके महल से निकालकर हाईजैक करके ले गए। पूरा ऑपरेशन 22 मिनट में खत्म। लेकिन ईरान में अगर अमेरिकन हेलीकॉप्टर तेहरान की तरफ कूच करते हैं, समझिए कुवैत से या इराक से, तो उनको 700 किलोमीटर जाने पड़ेगा, यानी 3 घंटा जाने में। और वहां वो पेजेश्कियन को या खोमेनी को जो भी करें, न्यूट्रलाइज करें या बंधक बनाए, वापस आना पड़ेगा 3 घंटा। इतना ज्यादा एक हेलीकॉप्टर ईरान की एयर स्पेस में सर्वाइवेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा रिस्की है। 2, 3, 4, 5 हेलीकॉप्टर ईरान वाले गिरा ही देंगे। दूसरी बात है, क्या जैसे अभी जनरल कोचर ने बताया, जैसे इराक में क्या हुआ था
इराक और सऊदी अरेबिया का बॉर्डर जो है वहां पे उसका इस्तेमाल करके अमेरिका ने अपनी जो बॉर्डर है 800 किलोमीटर लंबा, 1000 किलोमीटर लंबा, अमेरिका ने 3 कोर, एक एक कोर में 30,000 ट्रुप्स अपनी इंटीग्रेटेड बख्तरबंद गाड़ियां, इंटीग्रेटेड टैंक यानी आर्मर के साथ होती हैं, इस तरह के 3 कोर यानी 90,000 और 90,000 अमेरिका ने इराक पर हमला करने के लिए सऊदी में डिप्लॉय किया था। सऊदी में ये 90,000 ट्रुप्स के साथ जो टैंक रेजिमेंट थी, तोपें थी, उनको तैनात करते 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 5 महीने 8 महीने का समय लग गया था और एक साथ उन्होंने इराक में एंट्री की थी। इराक में क्या है कि दक्षिण इराक में जो हिस्सा है बहुत बड़ी तादाद में शिया पॉपुलेशन थी और शायद इराक में जब अमेरिकन ट्रुप्स घुसे, कुवैत की दिशा से घुसे ज्यादातर, तो जो लोकल शिया लोग थे उन्होंने हेल्प की, उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। लेकिन ऐसा ईरान में नहीं है। ईरान में पहली चीज तो अमेरिकन टैंक तो घुसेंगे नहीं, लेकिन अगर घुस गए, ईरान के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा विरोध करेंगे कि अलग अलग शहरों में, गांवों में ईरान के जो लोग हैं वो तो मैं बता रहा हूं डंडे का इस्तेमाल करके, बांस का और लोहे के रॉड का इस्तेमाल करके ही वो अमेरिकन ट्रुप्स को उनके टैंक के अंदर ही सरफाड़ के मार देंगे। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आप दोनों से इस बातचीत का, मुझे पता है मैंने इससे पहले वाले सवाल पर भी आखिरी बोला था, लेकिन इस सवाल का जवाब ले लेते हैं क्योंकि दर्शकों के मन में ये सवाल बार बार आ रहा है। कई बार पूछा भी जा चुका है आप दोनों से। आपको क्या लग रहा है अभी जैसे हालात बने हुए हैं, अभी और कितनी देर लगेगी अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए? कोचर सर पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर देवनाथ सर से जवाब लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। वैभव जी, अब इसको मैंने आपके प्रोग्राम में शायद इसको पहले भी ये चीज बोली थी, मैं उसी पे मेंटेन हूं अभी तक जी। बिकॉज अभी ग्राउंड रियलिटीज बदली नहीं है। अगर ग्राउंड रियलिटीज बदलती तो शायद मैं अपनी ओपिनियन भी चेंज कर लेता। बट इसको ईरान क्या कर रहा है कि एक पॉजिटिव एक स्टेटमेंट दे रहा है कि बातचीत अच्छी चल रही है, अभी हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे, अभी हम नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। बट कोई कॉन्क्रीट चीज सामने नहीं आ रही ईरान की तरफ से ये बताने के लिए यूएस को कि हम आपकी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं या हम एक मिडिल पाथ तक जा सकते हैं। तो इसको अमेरिका तो एक तिनका ढूंढ रहा है कि एक तिनका मिल जाए और हम इसको चैप्टर को क्लोज कर दें, बिकॉज अमेरिका लड़ना नहीं चाहता। बट अभी इसको ईरान अमेरिका को शायद मजबूर करेगा। तो आज की स्थिति में आपको यह बता सकता हूं, आज की जितनी इनपुट्स आई हैं और आज की अगर स्थिति को हम करें तो 10 से 12 दिन का टाइम है अगर इसको ईरान के पास। अगर उससे टाइम में अगर ईरान अगर मान जाता है तो लड़ाई रुक जाएगी, अगर नहीं मानना तो लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल। देवनाथ सर आपका जवाब। सर आज तो डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि ईरान के पास 10 से 15 दिन का समय है, समझ जाए। देखिए, ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका ईरान पर हमला क्यों नहीं कर रहा। हो सकता है 15 दिन के बाद भी नहीं करेगा, क्योंकि हासिल क्या कर रहा है। हर बार हमला करने पर एक लक्ष्य होता है, एम। तो आकलन यह है कि अमेरिका हमला करेगा, इजराइल हमला करेगा, 100 जहाज जाएंगे, 200 जहाज जाएंगे, वो ईरान के मिलिट्री ठिकानों पर 200 या 400 बॉम्ब गिरा देंगे। जैसे लास्ट टाइम हुआ था, युद्ध 10 दिन चलेगा, 12 दिन चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, तो वो ईरान के जमीन पर कितने बम गिरा देंगे? 6,000, 8,000। ठीक है, उससे ईरान के जो मिलिट्री बेसेस हैं उनमें कुछ नुकसान होगा, न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उन पर कुछ नुकसान होगा, लेकिन उससे हासिल क्या होगा? क्या सत्ता परिवर्तन होगा? नहीं। क्या आयतुल्लाह खमेनी रूस भाग जाएंगे? नहीं। क्या ईरान डर के मारे घुटने पर आएगा और हाथ जोड़ के गिड़गड़ाएगा
कि माफ कर दो और मेरे 400 किलो यूरेनियम को ले जाओ वॉशिंगटन में? नहीं। तो पेंटागन बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप से, यानी मिलिट्री लीडरशिप जो है पेंटागन में, बहुत क्लियरली अपने पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछ रही है कि हासिल क्या करना चाहते हो? 5000 बम गिरा देंगे, धमाके धमाके धमाके, 12 दिन के बाद खत्म लड़ाई। तो हासिल क्या होगा, ये अब तक डोनाल्ड ट्रंप क्लियर नहीं है। जी हाँ बिल्कुल देवनाथ सर, कोचर सर और देवनाथ सर, आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें साझा करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को लेकर। तो फिलहाल स्थिति कुछ भी स्पष्ट नजर नहीं आ रही, हमला कब होगा, कैसे होगा और कहां कहां हमला किया जाएगा, ईरान के किन किन ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा, सब कुछ अभी तय नहीं हो पाया है, सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जो भी हालात नजर आ रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि युद्ध तो होकर रहेगा अगर ईरान ने अमेरिका की बात नहीं मानी। और दूसरी संभावना के बारे में भी हमारे विशेषज्ञ ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता है कि हमला ना भी हो और किसी बातचीत के जरिए किसी हल पर पहुंचा जा सके और समझौता हो जाए दोनों पक्षों की ओर से। फिलहाल जो भी होगा, जो भी नई अपडेट सामने आएगी, वो सब कुछ आपको वन इंडिया पर मिलती रहेगी। इसके लिए आपको वन इंडिया देखते रहना होगा और आपको 9 बजे हमारा कार्यक्रम देश दिन भर जरूर देखना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन में देश में जो कुछ घटनाक्रम हुए हैं, दुनिया में जो कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं, वो सब कुछ एक ही कार्यक्रम में, एक ही शो में आपको मिल जाएंगी, वो भी विस्तार से, नए नए एंगलों से वो पता चलेगा आपको जो शायद कहीं और पता नहीं चलेगा। तो जरूर देखिए देश दिन भर कार्यक्रम हमारा, और फिलहाल के लिए इतना ही। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.